आपको कोई समस्या दिखाई पड़े, कोई भी समस्या, तो आप उसकी जड़ में जाइए, उसके मूल कारण को खोजिए। समस्या का दो ही मूल कारण होता है, या तो भ्रष्टाचार या तो जनसंख्या विस्फोट। सड़क पे भीड़ ज्यादा है, जनसंख्या विस्फोट। सड़क बार बार टूट रही है, भ्रष्टाचार। हॉस्पिटल में भीड़ ज्यादा है, जनसंख्या विस्फोट। हॉस्पिटल में दवा खत्म हो गई है, भ्रष्टाचार। आप समस्या के जड़ में जाइएंगे, आपको 80% समस्याओं का मूल कारण या तो भ्रष्टाचार मिलेगा या जनसंख्या विस्फोट मिलेगा। रोहिंग्या घुसपैठ हो रही है कि नहीं भारत में? बांग्लादेशी हो रही है कि नहीं? आप ही के बीच में, आपके गाजीपुर में भी बैठे होंगे, आपको ध्यान नहीं होगा, नाम बदल के रहते हैं वो सारे। जानते हैं, मैंने 2017 में इसके खिलाफ एक PIL फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में। जब मैंने 2017 में घुसपैठियों के खिलाफ PIL फाइल किया तो उस समय मैंने जो आंकड़ा दिया था 5 करोड़ का दिया था। अब से 5 साल पहले सुप्रीम कोर्ट में ऑन एफिडेविट मैंने राज्यवार आंकड़ा दिया था कि भारत में 5 करोड़ विदेशी घुसपैठिए आ चुके हैं। अभी 2023 हो चुका है, अब तो और भी आ गए हैं, क्योंकि निकाला तो कोई गया नहीं। और जो यहाँ आ गए हैं वो हर साल एक बच्चा भी पैदा करते हैं, बड़ी स्पीड से काम करते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है वो 5 करोड़ के 5.25 करोड़ हो गए होंगे। ये घुसपैठिए आते कैसे हैं? 2000 रुपए देते हैं बॉर्डर पे, 2000 रुपए में अंदर आ गए। 2000 रुपए देते हैं आधार बनवाने का। भारत में किसी भी आप चले जाइए, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट ना हो, आप वहां दलाल बैठे हैं, एजेंट बैठे हैं तहसील के आसपास और जहां कॉमन सर्विस सेंटर के आसपास, आप 2000 रुपए दे दीजिए, आपका आधार बना देंगे। 2000 में आधार बन गया। जब एक डॉक्यूमेंट हो गया, 2000 रुपए और खर्च किया, राशन कार्ड बनवा लिया। जब 2 डॉक्यूमेंट हो गया, 2000 रुपए और खर्च किया, बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लिया। जब 3 डॉक्यूमेंट हुआ, 2-3 हज़ार रुपए और खर्च किया, ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया। जब 4 डॉक्यूमेंट हुआ, 2-3 हज़ार रुपए और खर्च किया, वोटर ID में अपना नाम जुड़वा लिया। तो 10 से 12 हज़ार रुपए में बांग्लादेशी रोहिंग्या भारत में भी आ जाते हैं और उनके पास 4-5 डॉक्यूमेंट भी हो जाते हैं। सवाल यह है, अमेरिका में लोग अवैध घुसपैठ क्यों नहीं करते? सिंगापुर में अवैध घुसपैठ क्यों नहीं करते? दुबई में अवैध घुसपैठ क्यों नहीं करते? अफगानिस्तान में अवैध घुसपैठ क्यों नहीं करते? भारत में क्यों करते? भारत में क्यों करते? और घुसपैठ का अब समस्या क्या है? घुसपैठ। अब मूल कारण क्या निकला? भ्रष्टाचार। लेकिन एक बेचारा यूट्यूबर है जिसने कोई घटना दिखा दिया था तमिलनाडु के बारे में, नाम है उसका मनीष कश्यप। उसके ऊपर NSA लगा दिया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट मनीष कश्यप के ऊपर लगा दिया कि तूने वीडियो क्यों बनाया। वीडियो सही है कि गलत, अभी उसकी जांच पूरी हुई नहीं है, अभी तय नहीं हुआ। मैं ये कह रहा हूं, जो लोग घुसपैठियों का आधार बनाते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं, वोटर ID बनाते हैं, आधार बनाते हैं, उनको अंदर ले आते हैं, उनके ऊपर NSA लगना चाहिए या मनीष कश्यप के ऊपर लगना चाहिए? जोर से बोलिए जरा। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा घुसपैठ है। तो जो घुसपैठियों के मददगार हैं और जो घुसपैठिए हैं, उनके ऊपर NSA लगना चाहिए। किसी रोहिंग्या के खिलाफ NSA लगा क्या? NSA का मतलब नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। ये बताइए, रोहिंग्या बांग्लादेशी हमारे सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है कि नहीं है? जोर से बोलिए जरा। किसी बांग्लादेशी के ऊपर NSA लगा, किसी रोहिंग्या के ऊपर NSA लगा, या किसी रोहिंग्या बांग्लादेशी के मददगार के ऊपर NSA लगा? ये समस्या है, क्योंकि NSA कैसे लगाना है, कब लगाना है, ये क्लियर डिफाइंड नहीं। हाँ, मनीष कश्यप के ऊपर लगा दिया क्योंकि वहां थोड़ा वोट और नोट का चक्कर था, और यहां चूंकि घुसपैठियों से नोट मिल रही है और वोट भी मिल रही है। अभी एक घुसपैठियों को निकालने जाए तो पॉलिटिकल पार्टियां खड़ी हो जाएंगी,
क्योंकि उनको वोट भी मिल रहा है, नोट भी मिल रही। अब कितना हमारे लिए रिस्क है, अब सोचिए जरा। 10 से 12 हज़ार रुपये में एक बांग्लादेशी आता है, सारे डॉक्यूमेंट बनवा लेता है, उसके बाद वो मुफ्त में सिलेंडर भी ले रहा है, बिजली भी ले रहा है, पानी भी ले रहा है, हर महीने राशन भी ले रहा है, और बहुत सारे घुसपैठियों को तो मकान भी मिल गया। जो मुफ्त वाले मकान की स्कीम चल रही है उनको मकान भी मिल गया। तो 10-12 हज़ार रुपये लागत आई भारत में इंटर करने की, डॉक्यूमेंट बनवाने की, उसके बदले 3 लाख रुपए का मकान मिल गया, हर महीने राशन मिल रहा है, बाकी बिजली भी मिल रही है, पानी भी मिल रहा है, और नहीं भी मकान है तो झुग्गी बना लेते हैं। बाद में इलेक्शन के पहले स्कीम आती है, जहां झुग्गी वहां मकान। सुनते होंगे आप, स्कीम आती है जहां झुग्गी वहां। अब ये बताओ, ये जहां झुग्गी जहां मकान दे के हम बांग्लादेशियों को घुसपैठ के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं या हतोत्साहित कर रहे हैं? और ये जहां झुग्गी वहां मकान, ये झुग्गी के बदले जो मकान बना, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का पैसा है क्या? कोई किसी नेता का पैसा है क्या? किसका पैसा है? किसका? अरे बोलिए, हमारा, सरकार का नहीं भैया, आपका पैसा है, आप ही का टैक्स का पैसा है। और आप ही के टैक्स के पैसे से रोहिंग्या बांग्लादेशियों को मुफ्त में राशन भी मिल रहा है, और रोहिंग्या बांग्लादेशियों को मुफ्त में मकान भी मिल रहा है। इसलिए मैं कहता हूं, आवाज उठाइए। आवाज नहीं उठाएंगे तो बहुत देर हो जाएगी। जितना जल्दी आवाज उठाएंगे उतना अच्छा रहेगा। मुझे पता है आप लोग बहुत लेट हो चुके हैं, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। उदाहरण के लिए एक आपको एग्जांपल और देता हूं, समाज के बंटने का कैसे पॉलिटिकल पार्टियां फायदा उठाती हैं। एक दिल्ली में, एक भारत में बहुत ईमानदार मुख्यमंत्री है, कट्टर ईमानदार, जानते हैं, कट्टर ईमानदार। वो साल में कम से कम 4 से 5 बार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाता है, और पूरे विधानसभा के विशेष सत्र में किसी न किसी को गाली देता रहता है। कभी कोई बात करेगा, कोई कभी कोई बात करेगा, कोई बात करेगा। आया था ये कहने, हम भारत से भ्रष्टाचार मिटाएंगे। जब से मुख्यमंत्री बना तब से भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए एक भी बार विधानसभा का विशेष सत्र नहीं बुलाया। जब से मुख्यमंत्री बना तब से विधानसभा में भ्रष्टाचार की बार एक भी बार चर्चा नहीं हुई। बाकी तो छोड़ो, चलो दिल्ली में पूर्ण राज्य नहीं है इसलिए कानून नहीं बना सकते, लेकिन पंजाब तो पूर्ण राज्य है, पंजाब में सरकार है, तो पंजाब में भ्रष्टाचारियों को फांसी देने का कानून बना लेते, पंजाब में संपत्ति को आधार से लिंक कर लेते। लेकिन कड़वी सच्चाई बताऊं, एक मेरी PIL चल रही है प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने पे। जिस दिन मैं सफल हो गया, भारत में शहरों में प्रॉपर्टी का रेट 20% डाउन हो जाएगा। जिस दिन प्रॉपर्टी का आधार से लिंक हुई, ये जो बहुत सारे अपने आप को ईमानदार दिखाते हैं, इनकी 500-500 करोड़ की प्रॉपर्टी निकलेगी। बहुत सारे गरीबों का भला हो जाएगा। कैसे भला होगा? क्योंकि इन लोगों ने अपने नाम पे प्रॉपर्टी कम रखी है, अपने घर में काम करने वाली, अपने धोबी के नाम पे, अपने नाई के नाम पे, अपने ड्राइवर के नाम पे, अपने खाना बनाने वाले के नाम पे ज़्यादा खरीदा हुआ है। उस PIL का वो कट्टर मुख्यमंत्री विरोध कर रहा है। ये एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए दिया कि खाने के दांत अलग हैं, दिखाने के दांत अलग। मैं अपनी बात कंप्लीट कर रहा हूँ। आप सब लोग सुबह 10 बजे से बैठे हुए हैं, मैं देर से आया, अब 4:15 हो रहे हैं। मैं एक बार फिर से आपसे माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन मैं भी विवश था। मैं ट्रेन में बैठा हुआ, न उतर सकता था न वापस जा सकता था, अंत में लेट ही आना था और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। आप सबने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। फेसबुक का उपयोग करिए, ये सारे वीडियो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ जाएंगे, आप लोग वहाँ से उठा के अपने अपने फेसबुक पे डाल सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम अश्विनी उपाध्याय के नाम से,
बस उसमें WI स्पेलिंग है, ASSWINI। धन्यवाद, आभार। हेलो, और आपका संबोधन के लिए संबोधन में आपने प्रामाणिक भाव से आपके कार्यक्रम उपस्थित समुदाय को आह्लादित किया है। निश्चित रूप से आपका संबोधन हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। आने वाले समय में हम आपके बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करें और समय अपने अंतिम क्षणों में है। और साल अपने समाज को भेंट करना है। मैं निवेदन करूंगा भाई प्रदीप जी से, कृपया मंच तक आए, लेकर आए उसको और सम्मानित अतिथियों को स्मृति चिन्ह और साल भेंट कर उनका अभिनंदन करें। तत्पश्चात कार्यक्रम का समापन होगा। कर सके इस मधु मिलन को शब्द में जो बंद कर सके, आपका जो कार्यक्रम है उस पर 2 पंक्तियां मैं कहना चाहूंगा कि कर सके इस मधु मिलन को शब्द में जो बंद, वह न कभी जन्मा अभी तक, वह न तक छंद। भाई प्रदीप जी